जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो पहले चैप्टर हम लोग कार्बन के बारे में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लास्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें सोप और डिटर्जेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कंपटीशन में पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से चैप्टर होता है, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो आप लोग कंपटीशन लेवल में पूछते हैं, मेथेन के बारे में मार्क्स कैसे बोलते हैं, ठीक है, मेथेन पाया कहाँ जाता है, जैसे दलदली जगह, तो ये सारी चीज़ आप लोग मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया वाइटल फोर्स थ्योरी, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, फोर्स थ्योरी, इसको दिया किसने था, बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने क्या कहा था, जितने भी ऑर्गेनिक सबस्टेंस, जैसे मान लीजिए कार्बन क्या हमारा मतलब कार्बन से बनने वाले सबस्टेंस ऑर्गेनिक सबस्टेंस में आता है। ठीक है, मतलब उसको फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, आर्टिफिशियल नहीं बनाया सकता, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कार्बन, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है, यूरिया कहाँ बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लिया मलमूत्र में, मलमूत्र से ही बन सकता है। ठीक है, वो कभी भी नेचुरली नहीं बनाया जा सकता। ये वाइटल फोर्स तो जैव शक्ति सिद्धांत में इन्होंने बर्जिलियस ने कहा था। लेकिन इन्हीं का जो एक शिष्य था, जो वोलर, क्या था, वोलर ने, उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली तरीके से यूरिया बना के दिखा दिया। ठीक है, तो इनका जो वाइटल फोर्स थ्योरी था क्या हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब इसको अमान्य कर दिया गया। तो वोलर, इसके बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोग फिर से कवर करेंगे, या तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब एक छोटा सा क्लास 4 से 5 मिनट का वीडियो होना है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा पॉइंट वो सारा मैं उस क्लास में करा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन समझते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका सिंबल हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ज्योमेट्री होता है समचतुष्फलकीय होता है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, तो 4 है। ठीक है, तो ये 4 डोनेट कर सकते हैं, 4 किसी से ले भी सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह आपने चारों संयोजकता पूरी करने के लिए यौगिकों के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाकर अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके समस्थानिक 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, C612, C613 और C614। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। और कार्बन के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर जैसे मतलब वोलर ने कहा था कि इसको नेचुरली बनाया नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में अगर सबसे ज्यादा दुनिया में किसी चीज से कंपाउंड पाया जाता है यौगिक, तो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। अच्छा, ये होता है क्यों, क्योंकि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो चेन रिएक्शन बनाता है। चेन रिएक्शन मतलब बहुत लंबे लंबे रिएक्शन बनाता है, और बहुत सारे यौगिकों के साथ मिलकर, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यौगिक किसके पाए जाते हैं, कार्बन के। उसका रीजन है कैटेनेशन। क्या होता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसमें चेन रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, चेन रिएक्शन पाए जाने का मतलब उसके लंबे लंबे क्या पाए जाएंगे, यौगिक पाए जाएंगे, सीरीज पाया जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन होती है, कैटेनेशन। मतलब इसमें तो नहीं दिया, लेकिन मैंने बता दिया, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको मैं डिटेल से स्टडी करा दूंगा। ठीक है, आप लोग को। अब देखिए, अब बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग सहसंयोजी आबंध ये कहते हैं। ठीक है, अब को 2 तरह के बॉन्ड, एक हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। 2 तरीके से। एक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए NaCl। ठीक है, NaCl। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल के बीच में होता है और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन पूरी पूरी तरीके से दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, और दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। जैसे सोडियम, सोडियम 1+ होता है और Cl में 1- होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेता है। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग मतलब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन से कमी है, क्योंकि 2 बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन के पास चल जाएगा, कहेगा भैया एक मेरे पास है, तुम्हारे पास भी एक कमी है, तुम भी अपना रख दो, मैं भी अपना रख दूं, दोनों लोग शेयर कर लेते हैं। तो शेयर कर लेंगे, इसका भी कंप्लीट हो गया वैलेंसी, इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। और ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, मतलब अधातु अधातु के बीच में बनता है। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक यौगिक जिसे बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो भैया जो कोवैलेंट द्वारा बनेंगे बॉन्ड द्वारा, वो सब क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, मतलब साझेदारी से बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, 1, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए दोनों ट्रांसफर हो गया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ये देखिए क्लोरीन, क्लोरीन
कितना होता है 17, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दूसरे वाले इक्विवेलेंट को भैया एक फिर तुम अपना दे दो, एक हम अपना दे दो, दोनों लोग शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ऑक्सीजन में 2 6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतना ही बॉन्ड बनता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, और सारे बॉन्ड हम हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे सारी चीज डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए रिएक्शन, 2, एक इसका 2 इसका, मतलब 2 2 इसके, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन में 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 5, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बने, क्या बनेगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए अगला आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, जैसे NaCl KCl ये हो गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, जैसे नॉन मेटल के बीच में बनता है, जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है हमारे नॉन मेटल से, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए मेथेन, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। मेथेन का यूज बहुत जगह पे होता है, मेथेन, ठीक है। मेथेन कहाँ पाया जाता है, जैसे जानवरों की जुगाली में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है, दलदली जगह पे क्या पाता है, मेथेन गैस ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मेथेन फार्मूला CH4, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, मतलब 4 टिक है, अगर इसको मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखिए 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भी एक एक है, ठीक है। ये देखिए ये अपना एक दे दिया, एक तो इसके पास 4 है आउटर मोस्ट सेल में, ये 4 इसका हो गया आउटर मोस्ट सेल में, और एक एक इन सब से ले लिया, इससे बॉन्ड बना लिया, इससे बॉन्ड, इससे बॉन्ड बना लिया। तो ये देखिए ये बॉन्ड बना लिया सिंगल सिंगल, ये क्या है मेथेन का फार्मूला, क्या है मेथेन का फार्मूला हो गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड का जो गुण क्या होता है, अंतर आणविक बल क्या होता है, कमजोर। अंतर आणविक बल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उनके बीच में क्या होता है, कमजोर होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट जिसे गलनांक बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है। और सामान्यतः विद्युत क्या होता है, कुचालक होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं, क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो शेयर्ड होता है, मतलब इनमें आयनिक आयंस पाए ही नहीं जाते हैं भैया। जब आयंस पाए ही नहीं जाएंगे, जो आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड में आयन आयन कहाँ से पाए जाएंगे, तो आयन जब पाए नहीं जाएंगे, मतलब चार्ज पाए ही नहीं जाएंगे, तो आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो बिजली कैसे होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब देखिए कार्बन में हम लोग 2 पॉइंट पढ़ते हैं, एक होता है एलोट्रॉप और एक होता है आइसोमर, समझौता, क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर को समझौता बोलते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप अपरूपण, अपरूपण मतलब क्या होता है, मतलब उनके भिन्न भिन्न रूप, मतलब अलग अलग रूप में पाया जाता है, ठीक है। आइसोमर समझौता मतलब क्या होता है, उनका फार्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अलग रहने वाला है। क्या फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग। जैसे कार्बन के 2 आइसोमर, एक होता हमारा ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो हमें पढ़ाया था, ब्यूटेन और आइसो दोनों का फार्मूला क्या होता है, CH4H10 और C4H10, ठीक है, यही दोनों का होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। अब स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खाली यहाँ पे इतना पूछा जाता है कि सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें क्या यूज होता है, तो क्या होता है, ब्यूटेन, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्लास में ले आऊँगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल से स्टडी कर लेंगे। तो जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस पाता है, ब्यूटेन, ठीक है, क्या भरा था, ब्यूटेन भरा था, ठीक है। अब एलोट्रॉप क्या होता है, जब किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो, और जबकि भौतिक गुणधर्म क्या हो, अलग अलग, मतलब उनका जो रासायनिक गुणधर्म होगा समान होगा, लेकिन उनका जो बहुत भौतिक मतलब उनका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। कार्बन ने कितने अपरूपण एलोट्रॉप पाया था, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 क्या पाया था, अपरूपण पाया था, जिसे हम लोग एलोट्रॉप बोलते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब हीरा क्या होता है, देखिए ये अधातु है, लेकिन हीरा दुनिया का सबसे कठोर मतलब तत्व है, मतलब सबसे कठोर तत्व क्या, हीरा है। हीरे में प्रत्येक कार्बन C के 4 कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाकर एक क्या रिजिड, ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड नहीं है, क्या है, रिजिड, ठीक है, 3D टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो कार्बन के चारों आइटम है ना, ये और 4 कार्बन आइटम तो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया था। अब भैया जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, इसका मतलब आयंस होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसका मतलब विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है, अगर कोई पूछे कि मतलब कार्बन का अति शुद्ध रूप क्या है, हीरा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर क्या करते हैं, उपचारित करके हीरा को संश्लेषित किया जा सकता है, मतलब जो हीरा का निर्माण होता है ना, कई मिलियन साल लगता है, और बहुत ही हाईली दाब और बहुत ज्यादा क्या होता है, ताप क्या होता है, निर्माण होता है इसका।
अब ग्रेफाइट देखिए, हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे जो कार्बन जो डायमंड हीरा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है sp2 होता है। ठीक है, जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो हम डिटेल इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। अच्छा, एक और चीज़ गाँव में हल्ला हुआ रहता है कि मतलब अगर हीरा को चाट लेंगे तो मर जाएंगे। भैया हीरा और ग्रेफाइट दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है, लेकिन हम लोग पेंसिल का निप होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, उसको तो हम लोग खाते हैं लेकिन नहीं मरते हैं। तो ये सब मतलब ये हल्ला मचाया गया, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखते हैं, ये चिकना या फिसलनशील पदार्थ होता है, ठीक है, मतलब फिसलनशील पदार्थ होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, वही कारण क्योंकि इसका जो एक कार्बन एटम होता है ना, 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगर क्लास 10 में आप लोग पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन देता है कि ग्रेफाइट मतलब दोनों का रासायनिक गुण सेम है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, और जबकि हीरा का विद्युत का कुचालक। एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पे हम लोग को ये लिखना होता है, ठीक है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाया था इस वजह से, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। इसमें एक कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से, मतलब देखिए 3 का एक फ्री रहता है, क्या रहता है, एक फ्री रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है, उसका टेट्राहेड्रल ऐसे क्या होता है, हेक्सागोनल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन एटम का एक बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, इसी कारण क्या होता है, और जबकि ये डायमंड में हीरा में नहीं होता, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो विद्युत का कुचालक होता है। अब फुलरिन क्या होता है, फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल आप लोग देखते हैं ना, फुटबॉल के तरीके से होता है। यूएसए के फेमस वास्तुकार बक मिस्टर फुलर, मतलब ये इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नाम पे इसका फुलरिन पड़ा है। तो यूएसए के फेमस वास्तुकार बक मिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया, ठीक है। फुलरिन गोल गुम्मद के समान होता है, C60, ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी फुलरिन है जिसे बक मिस्टर फुलरेंस कहा जाता है, एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो जो C60 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बक मिस्टर फुलरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कार्बनिक कंपाउंड होता है ना, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम के बीच में केवल एक बॉन्ड जुड़े कार्बन की यौगिक जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे अल्केन, जितने भी अल्केन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड में आता है, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अभी तो मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो C1 रखेंगे, H2n, 2 1 2 और +2 4, C4, CH4, ये किसका फार्मूला है, मीथेन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अल्केन नाम से क्लियर, देखिए एन लास्ट में आता है, जैसे हम अनुलग्न बोलते हैं, एन मीथेन। अगर C2 रहेगा उसे एथेन बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम लोग अल्कीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कीन। इसका जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n होता है। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो C2 क्या हो जाएगा, H4, C2H4, तो कार्बन 2 बॉन्ड जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और 2 इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। CH, ये क्या किसका फार्मूला, इथीन का। 2 अगर कार्बन है तो उसे इथीन बोलते हैं, ठीक है, एथ बोलते हैं, तो एथीन हो जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड हम लोग किसको रखते हैं, अल्काइन, किसको रखते हैं, अल्काइन। इसका फार्मूला क्या है, CnH2n-2, ये कॉमन फार्मूला ध्यान रखना, जनरल फार्मूला। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H2 फार्मूला आता है, ठीक है। तो C कार्बन के चारों कंप्लीट होना चाहिए, एक इससे और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक यहाँ पे, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसका और एक 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया और यहाँ से भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे 2 हैं कार्बन तो एथाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथाइन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन देखिए नाम से क्लियर है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से जो बने यौगिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, इथाइन हो गया, ठीक है, एथीन हो गया, एथाइन हो गया, ठीक है। अब IUPAC क्या होता है, ठीक है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी कंपाउंड उनका जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, IUPAC नेम होता है, वो सब ये डिसाइड करता है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार कार्बन यौगिक का नॉमेनक्लेचर किया था, हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते रहे, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन में किसी काम का नहीं है, ठीक है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूर्व लग्न का निर्धारण, जिसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसे हम लोग मेथ पढ़ते हैं, 2 जैसे हम लोग पढ़े ना, CH4 तो मेथ, C2H6 आएगा तो एथ पढ़ेंगे, एथेन। 1 2 रहेगा तो एथ पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं एथ है। 3 रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक पढ़ेंगे, ठीक है। अब अनुलग्न का निर्धारण कैसे करते हैं, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन या सिंगल बॉन्ड। एन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एन, अल्केन से क्लियर है, एन, मेथेन, इथेन, प्रोपेन,
और अगर डबल बॉन्ड है तो हम लोग इन पढ़ते हैं, एथाइन मेथाइन, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ऐसे पढ़ते हैं। अल्काइन, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो हम लोग आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन पढ़ते हैं, चीज़ ध्यान रखना। अब अल्केन का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं? सिंगल, इसमें क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। इसे हम लोग संतृप्त बोलते हैं या फिर पैराफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन बोलते हैं। अब नामकरण का नियम क्या होता है भैया? नामकरण आपके किसी काम का नॉमेनक्लेचर आपसे नहीं देगा कि बड़ा सा कंपाउंड देगा इसका नॉमेनक्लेचर करो, ठीक है। उसके नियम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया तो उसको हम लोग प्रीफर देते हैं। तो ये टेंशन नहीं लेना, आपसे किसी काम का नहीं पूछा नहीं जाने वाला, ठीक है। मेथेन CH4, ब्यूटेन C4H10। ध्यान रखना लाइटर में कौन सा गैस यूज होता है? ये ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अल्किल ग्रुप क्या होता है? जैसे हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्किल ग्रुप क्या होता है? इसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन गायब होता है, जैसे CH3 एक गायब रहेगा, ठीक है। जैसे मेथाइल हो गया, एथाइल हो गया, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। अब अल्कीन का नामकरण वही डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंपल था, एथीन प्रोपीन। अल्काइन का नामकरण हम लोग पढ़ चुके पीछे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथाइन पढ़ते हैं, प्रोपाइन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है होमोलॉगस सीरीज, जिसे हम लोग समझातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक सदस्य, ठीक है, प्रत्येक सदस्य में समान फंक्शनल ग्रुप होता है और उनके आणविक सूत्र में लगातार CH2 का अंतर है। नहीं समझना? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे अल्केन हम लोग ग्रुप लेते हैं, अल्केन तो फार्मूला क्या होता है? अल्केन का CH4, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा है, CH4 होगा, C2H6, C3H8, मतलब मेथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कार्बन का अंतर है कि नहीं? अंतर है। और हाइड्रोजन में 2 का अंतर है, इसका मतलब CH2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन का अंतर है और यहाँ पे 2, 6 और 8, मतलब 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो CH2 का अंतर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझातीय सीरीज, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है? एथेनॉल, क्या, सॉरी मेथनॉल है, CH3OH। ये अल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ गया? उसमें OH का अल्कोहल वाला जुड़ गया, इसको हम लोग मेथनॉल बोलते हैं। और इसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। जो मेन रूप से दारू होता है क्या होता है? एथेनॉल ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का यहाँ भी अंतर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कार्बन यौगिक के नाम का पद्धति, ठीक है, नाम पद्धति हम लोग कैसे करते हैं? जैसे हैलोजन, हैलोजन किसे बोलते हैं? जो 17वें ग्रुप का एलिमेंट होते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो यदि कार्बन सीरीज में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है तो उसका हम लोग प्रीफिक्स क्या पढ़ते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले पढ़ते हैं, क्लोरो मीथेन, एक कार्बन है ना, क्लोरो मीथेन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है और यहाँ पे Br, तो ब्रोमो क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब अल्कोहल को हम लोग पढ़ते हैं ऑल करके, क्या पढ़ते हैं? ऑल करके। जैसे मान लीजिए CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या है? मेथाइल अल्कोहल। इसका हम लोग कॉमन नेम क्या पढ़ते हैं? मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन इसका जो हम लोग IUPAC में पढ़ते क्या पढ़ते हैं? मेथेनॉल, लास्ट में क्या था? ऑल। जैसे C2H5 एथेनॉल, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं एथेनॉल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है? फंक्शनल CHO होता है, क्या होता है? CHO, इसे हम लोग अल करके पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ऑल नहीं अल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे CH3 CHO, देखिए 2 कार्बन आ गया ना, एक तो इसके साथ ही है और एक इसके, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक इसके साथ और एक 2 कार्बन हो गया, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एथेनल, क्या पढ़ेंगे? एथेनल पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 क्या पढ़ेंगे? 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेनल पढ़ेंगे। अब कीटोन में क्या फॉर्मूला होता है? फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। प्रीफिक्स में हम लोग ओन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओन पढ़ते हैं, ओन, ठीक है। जैसे 3 देखिए C1, 2, 3 प्रोपेनोन, क्या पढ़ेंगे? प्रोपे, देखिए कार्बोक्सिल, ये कीटोन ग्रुप है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH होता है, इसको हम लोग ओइक पढ़ते हैं, ओइक, ओइक, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे HCOOH, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथेनोइक, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फॉर्मिक एसिड ही होता है। जो चींटी के डंक में क्या होता है? ये मेथेनोइक एसिड ही पाया था, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कार्बनिक कंपाउंड के जो रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले दहन, मतलब अगर कंबस्शन किया जाए, जलाया जाए तो क्या होगा? कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश एवं कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लिया कार्बन हो गया और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और हीट निकलेगा और या लाइट निकलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, दहन करने पर ऑक्सीजन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, क्या लिखा है? CH2H5, क्या लिखा है? C2H5OH, मतलब एथेनॉल। ये किसी क्या लिखा है? एथेनॉल। एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा देंगे या फिर अम्लीकृत
पोटेशियम क्रोमेट देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C2Cr2O7, इसका पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं, और उष्मा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखिए एथेनोइक एसिड बन गया, क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। ये सब आपके काम का नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मतलब जो 8 तक की तैयारी करो वो तो भूल जाएगी, इतना सब डिटेल्स नहीं आने वाला, ठीक है, डोंट वरी। वो फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ठीक है, कि मार्स गैस कैसे बोलते हैं। और ये मतलब अगर मान लीजिए जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए कौन सा किसका यूज होता है, एसिटिलीन का, ठीक है। और हम लोग एसिटिलीन और एथिलीन पढ़ते हैं, दो चीज़ के बारे में। एथिलीन क्या होता है प्राकृतिक रूप से, और जो एसिटिलाइन मतलब उसके बारे में लोग स्टडी करते हैं, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है फैक्चुअल वाला, ठीक है। अब ऑक्सीकारक क्या होता है, कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल लिखिए, क्लास 10 में तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन आप कंपटीशन में बस खाली आपको इतना ध्यान रखना, ऑक्सीकारक एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसे हम लोग लाल दवा भी बोलते हैं। और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन संयोजन या संकलन या फिर संयोजन जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को के अथवा मतलब पोटेशियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जोड़कर संतृप्त मतलब सैचुरेटेड में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक, अब देखना उत्प्रेरक क्या चीज़ होता है, जिसे हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्या काम करते हैं, रिएक्शन का जो रेट होता है मतलब या तो तेज कर देंगे या तो स्लो कर देंगे, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते कभी रिएक्शन में। देखिए ये क्या लिखा है, मतलब एक हमारा असंतृप्त डबल बॉन्ड है ना। अब देखिए निकिल के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। अब देखिए क्या कितना बदल गया, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त बदल गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है वनस्पति तेल। जो वनस्पति तेल होता है ना, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हम लोग कौन सा उत्प्रेरक का यूज करते हैं, निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, प्रतिस्थापन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या हो, तुम्हारी बाबू सुनो उसका फ्रेंड आएगा, तुम्हें रिप्लेस कर देगा और तुम्हारी जगह पे बैठ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनअभिकृत होते हैं, ठीक है। जो संतृप्त होते हैं अत्यंत अनअभिकृत मतलब इनमें क्रियाशीलता उतनी नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र क्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH4Cl2, जब आप लोग मतलब 11th में पढ़ते हैं, ये रिएक्शन एक लंबा सा रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट देंगे CHCl3 CH3Cl बनेगा, फिर से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। जो फाइनल जो बनता है CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये फाइनली जाके बनता है। कई स्टेप में रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो कार्बनिक कंपाउंड उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहला क्या इथेनॉल, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथाइल अल्कोहल C2H5OH बोलते हैं। इसका जो भौतिक गुण है, ये द्रव्य रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक है भैया, दारू इसी को बोलते हैं, एथेनॉल को ही। लेकिन कभी कभी ना यही एथेनॉल गलती से मेथेनॉल बन जाता है, CH3OH, जो जहरीला होता है, ठीक है। इससे आप इंसान बंदे भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, ठीक है। रंगहीन द्रव्य होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल मतलब दारू इसी को बोलते हैं। या एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, मतलब ये विलायक होता है, किसी भी चीज़ को आसानी से अपने अंदर घोल सकता है, इसलिए इसका यूज टिंचर आयोडीन में करता है। किसका, टिंचर आयोडीन बनाने में किसका यूज करता है, इथेनॉल और आयोडीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, टिंचर आयोडीन बनता है। कफ सिरप, देखिए जो कफ वाला सिरप होता है ना, खांसी वाला, उसमें क्या होता है, एथाइल अल्कोहल मिला होता है, इसलिए खांसी वाली जो दवा होती है पीने के बाद नींद आती है, ठीक है। टॉनिक बनाने में यूज होता है, और बहुत सारे औषधि बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया सकता है, ठीक है। मतलब क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर बनाता है, 1/4 क्या होगा दारू और 3/4 क्या होता है पानी होता है, तो इसको किसी भी क्वार्टर में मिलाया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो भैया बिना पानी के पीते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई पॉइंट आप बस ये ध्यान रखना, टिंचर आयोडीन बनाने में किसका यूज होता है, बस ये एक पॉइंट ध्यान रखना, किसका, एथाइल अल्कोहल का, और इसमें कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब रासायनिक गुण देखते हैं इसका, ठीक है। रासायनिक गुण क्या है, जैसे दहन, एथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर CO2 और H2O बनाता है। देखिए इसका मतलब एथाइल अल्कोहल जो होता है ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, 2030 तक का लक्ष्य क्या है, लगभग 25 या मतलब क्लियर न्यू करंट अफेयर इस टाइम में पढ़ नहीं रहा हूँ, लगभग 30% या 25% एथाइल अल्कोहल मिलाना है उसमें, जिससे पेट्रोलियम पे हमारी निर्भरता जो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि ये ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे C2H5 अल्कोहल में ऑक्सीजन से दहन कर देंगे, क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे H2O है, ठीक है, ये बनता है, ध्यान रखना। अब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अब क्रिया करने पे, ठीक है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या एथेनॉल है और क्षारीय हम लोग KMnO4 यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, कैसे बदल जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है।
अगला एथेनोइक अम्ल से क्रिया, अगर एथेनोइक एसिड से कैसे रिएक्शन होगा, एथेनॉल एथेनोइक एसिड से कंसंट्रेटेड, मतलब एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अगर आप क्रिया करके एथाइल एथेनोएट एवं जल प्रदान करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अल्कोहल एंड H2SO4 की परस्पर अपक्रिया से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, एक्टर नहीं एस्टर है, ठीक है, ये सा है, एस्टर कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं, चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया, रिएक्शन आप लोग दे सकते हैं, रिएक्शन आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगला सोडियम से क्रिया, तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता था, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग दे सकते हैं, जो आपसे कभी पूछा नहीं जाने वाला है। अगला एथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसका भौतिक गुण क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह से संबंध रखता है, COOH से तो बनता है। एसिटिक एसिड में 3 से 4% विलेन क्या होता है, सिरका, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ होता है, सिरका में ही होता है। शुद्ध एथेनोइक एसिड, जो शुद्ध एथेनोइक एसिड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ध्यान रखना, एथेनोइक को हम लोग एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना 290 होता है। अगला पॉइंट है यह जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है, यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है, मतलब थोड़ा सा तीक्ष्ण गंध होता है। इसका रासायनिक गुण देखते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है क्षारक के साथ अपक्रिया, तो NaOH जैसे क्षार हो गया, ठीक है, बेस है ना, तो अपक्रिया करे क्या बनाएगा, सोडियम एथेनोएट बनाएगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, HCO3, ठीक है, ध्यान रखना है, के साथ अपक्रिया, एथेनोइक एसिड कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, CO2 और वाटर बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन से उत्पन्न लवण सोडियम एसिटेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन दिया, ये क्या लिखा, एथेनोइक एसिड लिखा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके क्या बना लिया, सोडियम एथेनोएट बना लेता है, ठीक है। और इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है साबुन एवं अपमार्जक, जिसे हम लोग डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है, सोप इसको बोलते हैं, अपमार्जक को हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं। अगले क्लास में कवर करेंगे, और इस क्लास के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।